दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और ये विषय दोस्तों वो है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। और विशेषकर मैं ये कहूं कि हम राज्य लोक सेवाओं के लिए आयोजित आरपीएससी द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है उसके क्या क्या चरण होते हैं, उन विभिन्न चरणों की किस प्रकार से तैयारी की जाए, ये आज हमारे विचार विमर्श का प्रमुख विषय होगा। मैं राज्य लोक सेवाओं के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा और जो मेंस प्रधान मुख्य परीक्षा आयोजित की जाती है उसकी तैयारी कैसे करें उस पर मैं आऊं, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको लोक सेवाओं के एक बैकग्राउंड के रूप में आपको कुछ संक्षेप में बातचीत करना चाहता हूं। और वो ये दोस्तों कि हर कंट्री की अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। हमारे यहां जिस तरह का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहा, उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हम सहित मतलब भारत सहित लगभग सभी विकासशील राष्ट्रों में प्रशासनिक सेवाओं का बहुत अधिक महत्व है। इन सेवाओं को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। इन सेवाओं के साथ एक बहुत बड़ी सोशल प्रेस्टीज, सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। समाज में उनका बड़ा रौब है और इसलिए अन्य सेवाओं की तुलना में अन्य सेवाओं की तुलना में इनको वरीयता दी जाती है, श्रेष्ठता दी जाती है, इनको अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए हमारे समाज में प्रशासनिक सेवाओं का एक बड़ा चार्म है। प्रत्येक व्यक्ति का पहला, कुछ एक्सेप्शन छोड़ दें, अधिकांश लोगों की पहली जो वरीयता होगी, अगर आप किसी से पूछें कि किस सर्विस में आप जाना चाहेंगे, तो अधिकांश लोगों का कहना होगा कि हमारी पहली प्राथमिकता प्रशासनिक सेवाएं हैं। तो समाज में प्रशासनिक सेवाओं का बड़ा चार्म है, उनको बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उनके साथ एक प्रेस्टीज, सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उनके साथ एक रौब जो होता है वो जुड़ा हुआ है। इसलिए इन सेवाओं की बहुत अधिक महत्ता भारतीय समाज में पाई जाती है। और चूंकि इनके साथ सोशल प्रेस्टीज जुड़ी हुई है, सोशल प्रेस्टीज के साथ साथ दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अन्य सेवाओं की तुलना में वेतन की दृष्टि से, अन्य परिलाभों की दृष्टि से, पर्क्स की दृष्टि से, पद से संबंधित सुविधाओं की दृष्टि से देश में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये सेवाएं मानी जाती हैं। अर्थात देश में और जो सेवाएं हैं उनके साथ जो वेतन है, जो पद से जुड़े हुए जो पर्क्स हैं, जो सुविधाएं हैं, वेतन भत्ते हैं, उन सब की दृष्टि से ये सेवाएं अत्यधिक वरीय मानी जाती हैं। इसलिए इन सेवाओं के प्रति हर व्यक्ति के दिमाग में एक उत्कंठा होती है कि किसी तरह से इन सेवाओं में चयन हो। और इसलिए समाज में इन सेवाओं के लिए लोगों के दिमाग में एक ये छवि है कि जो इन सेवाओं में सेलेक्ट हो गया वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही कर्मठ है, बहुत ही मेहनती है, और इसलिए उसका समाज में उसको बड़े, उस व्यक्ति को जो इन सेवाओं में जिनका चयन होता है उनको बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि चूंकि ये सेवाएं जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, जैसे दो तरह की सेवाओं की बात हम करते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं और दूसरा राज्य सेवाएं। तो जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनको भी हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं और दूसरा केंद्रीय सेवाएं। ये तो है केंद्र के लेवल पे जो काम करती हैं, जिनका चयन संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नई दिल्ली के द्वारा जिनका चयन किया जाता है। तो अखिल भारतीय सेवाएं, उनका चयन, उनकी नियुक्ति
भारत सरकार के द्वारा की जाती है। लेकिन ये यद्यपि होती तो भारत सरकार की सेवाएं हैं, लेकिन राज्यों में काम करती हैं। और दूसरी है सेंट्रल सर्विसेज, केंद्रीय सेवाएं, और ये केंद्रीय सेवाएं हैं भारत सरकार की, और भारत सरकार के जो केंद्रीय कार्यालय हैं उनमें काम करती हैं। तो ये दो कैटेगरी तो हुई वो सेवाएं जो भारत सरकार की है, जो भारत सरकार के द्वारा राज्यों में नियुक्त की जाती हैं और राज्यों में कार्य करती हैं, और ये राज्यों की सर्वोच्च सेवाएं कहलाती हैं। और दूसरी सेवा केंद्रीय सेवा जो है भारत सरकार की, और भारत सरकार के जो केंद्रीय कार्यालय हैं उन्हीं में काम करती है। जो तीसरी जो कैटेगरी है सेवाओं की, उनको हम राज्य से लोक सेवाएं कहते हैं। ये राज्य लोक सेवाएं, प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी लोक सेवाएं हैं, और इनके चयन के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है, वो जैसे केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग है, उसी तरह से प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन किया जाता है। वो अपने अपने राज्य में इन प्रशासनिक सेवाओं का चयन करती है। तो राज्यों में प्रत्येक राज्य में जो सर्वोच्च सेवाएं हैं वो तो अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज हैं। जो दूसरा स्थान राज्यों में जिन सेवाओं को माना जाता है वो है राज्य लोक सेवाएं। तो राज्यों में लोक सेवाएं होती द्वितीय स्थान पे है, क्योंकि प्रथम स्थान तो अखिल भारतीय सेवाओं का है। सेकंड जो स्थान आता है, जो द्वितीय जो वरीयता सेवाओं की है, वो राज्य लोक सेवाओं की है। तो उस सेंस में जिस तरह से जो चार्म अखिल भारतीय सेवाओं के साथ जुड़ा हुआ है, वही चार्म राज्यों में राज्य लोक सेवाओं के साथ है। क्योंकि राज्य लोक सेवाएं, जैसा मैंने आपको बताया, द्वितीय वरीयता प्राप्त होती है, लेकिन कालांतर में पदोन्नति के माध्यम से ये सेवाएं भी 15-20 साल के बाद अखिल भारतीय सेवाओं में उन व्यक्तियों का चयन हो जाता है जो अपना कैरियर राज्य लोक सेवाओं के माध्यम से करते हैं। तो उस सेंस में जिस तरह से जो चार मैंने आपको बताया अखिल भारतीय सेवाओं का है, राज्यों में वैसा लगभग वैसा ही चार्म, हालांकि चूंकि ये सेकंड प्रेफरेंस वाली सेवाएं हैं, द्वितीय वरीयता प्राप्त सेवाएं हैं, लेकिन फिर भी चूंकि प्रशासनिक सेवाएं हैं, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि हमारे देश में प्रशासनिक सेवाओं का बड़ा चार्म है। तो चूंकि ये राज्य की अखिल भारतीय सेवाओं के बाद दूसरी तरह की सेवाएं हैं, इसलिए इनका भी समाज में बड़ा चार्म है, और इनका चयन भी जिस तरह से अखिल भारतीय सेवाओं का संघ लोक सेवा के द्वारा प्रतियोगिता के माध्यम से चयन होता है, उसी तरह से राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग इन सेवाओं के चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है। अब यहाँ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो दोस्तों वो ये कि चूंकि इनका चयन प्रतियोगिता के माध्यम से होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होता है, उनके माध्यम से चयन होता है, तो इसके लिए जो आज हम बात करना चाहते हैं कि इनके लिए जो परीक्षा आयोजित की जाती है, प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है, उसके लिए किस तरह से तैयारी करें, ये आज हमारे विचार विमर्श का प्रतिपाद्य है, आज हमारे विचार विमर्श का प्रमुख उद्देश्य है। अब यहां मैं अधिक बैकग्राउंड में नहीं जाकर थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि चूंकि ये लोक सेवाएं राज्य के स्तर पर महत्वपूर्ण है, समाज में इनका बड़ा महत्व है, इनको बड़े चार्म की दृष्टि से देखा जाता है, सोशल प्रेस्टीज जुड़ी हुई है, इसलिए हर व्यक्ति जो सेवा में आना चाहता है उसमें पहला उनका आकर्षण प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, जैसे मैंने प्रारंभ में बताया। इसलिए इन सेवाओं की प्रतियोगिता के लिए तैयारी की बड़ी मारामारी है। हर व्यक्ति सोचता है कि इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए किस तरह से तैयारी की जाए। उसके लिए एक बहुत ही मार्केट में इतने सारे कोचिंग सेंटर्स बन गए हैं, अब उनका लेवल क्या है, वो किस तरह से तैयारी करते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन शहर में, हर छोटे कस्बे में उनकी तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर्स की भरमार है। इसी तरह से मार्केट में तरह तरह के पुस्तकें, गाइड्स
प्रकाशित की जाती हैं। अब उनका लेवल क्या है, फिर उसमें हम नहीं जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चूंकि आज का युग प्रतियोगिता का युग है, और प्रतियोगिता का युग होने के कारण चाहे आप एलडीसी की भर्ती के लिए ही जाएं, छोटी से छोटी भर्ती से लेकर आईएएस तक की भर्ती, सबके लिए संबंधित लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता का आयोजन करता है। तो यहां मैं आज हम, हालांकि मैं आपको थोड़े उदाहरण आईएएस वगैरह के देते हुए चलूंगा, लेकिन जो प्रमुख उद्देश्य है वो तो आरएस की परीक्षा की तैयारी कैसे करें, उसी पे हमारा ध्यान केंद्रित होगा। तो आज अगर यूनिवर्सिटी भी कोई भर्ती करती है, विश्वविद्यालय अगर कोई चयन करना चाहता है, कोई भर्ती करना चाहता है, कोई रिक्रूटमेंट करना चाहता है, तो विश्वविद्यालय को अपनी डिग्री पे विश्वास नहीं है, वह भी उस पद से संबंधित चयन के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करेगी। अर्थात विश्वविद्यालय स्वयं डिग्री देता है, मार्क्स के आधार पे खुद ही एलडीसी की भर्ती कर दे तो उसके आधार पर भर्ती कर ले, और जो टीचिंग नॉन टीचिंग जो पदों पर भर्ती करनी है तो विश्वविद्यालय में जो आपने डिग्रीज दी है उसके आधार पे, जो मेरिट के आधार पे आप भर्ती कर ले। लेकिन नहीं, वहां पर भी विश्वविद्यालय डिग्री देता है, वो डिग्री केवल डिग्री के लिए है। अगर वहां भी आपको किसी पद पर नियुक्ति करनी है तो विश्वविद्यालय भी अपनी जो डिग्री दी है, जो मार्क्स उन्होंने दिए हैं, जो उन्होंने डिविजन्स दिए हैं, उन डिविजन्स के आधार पर भर्ती नहीं करती, वहां भी प्रतियोगिता के माध्यम से ही आपका चयन किया जाएगा। अब जो दूसरी बात जिस पर मैं डायरेक्ट उस बात पर आता हूं कि आरएस की परीक्षा का तरीका क्या है, परीक्षा की पद्धति क्या है, और उस परीक्षा की पद्धति के लिए अगर हम तैयारी करना चाहें तो उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी, किन किन चीजों को जुटाना पड़ेगा, और कौन कौन से ऐसे प्रश्न पत्र हैं, उन प्रश्न पत्रों को किस तरह से तैयार करें कि हम मेरिट में आए। मैं ये शब्द जानबूझ के बोल रहा हूं, मेरिट में आए। अर्थात अब तक हमने कॉलेजेज में, स्कूल्स में, कॉलेजेज में, जो विश्वविद्यालयों में जो एग्जाम दिए हैं, उनमें हमें पास होना होता है, उसमें हम फर्स्ट क्लास लाना चाहते हैं, उसमें हम जितने अच्छे अधिक मार्क्स हो लाने का प्रयास करते हैं। और ऐसी स्थिति बहुत सारे बच्चों के साथ होती है कि 90% बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं, 98% आ रहे, 97% आ रहे। तो वहां जो परीक्षा देते हैं और परीक्षा का जो रिजल्ट आता है उसकी पद्धति, और जो लोक सेवा आयोग जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करते हैं उसमें जो मार्क्स हम देते हैं, उन दोनों में फर्क है। फर्क यह है कि लाखों बच्चे बैठते हैं विश्वविद्यालय की परीक्षा में, वहां आपको डिवीजन और आपकी पोजीशंस दी जाती हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। यहां जो प्रतियोगी परीक्षा है, यहां आपको केवल पास होना पर्याप्त नहीं है। 10 बच्चों के लिए, 20 बच्चों के लिए या 100 बच्चों के लिए 90%, 80% या 95% मार्क्स आ सकते हैं, बराबर मार्क्स आ सकते हैं। यहां जो महत्वपूर्ण बात जो मैंने कही कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको मेरिट में आना होगा, अर्थात जितने पदों के लिए विज्ञापन दिया गया है, उन पदों के अंतर्गत आप उन, जैसे 10 पोजीशंस निकली हैं, 10 पदों पर हमको भर्ती करनी है, तो आपके इतने मार्क्स आए कि आप फर्स्ट 10 में हो, तब जाकर आपका अपॉइंटमेंट होगा। इसको हम मेरिट कहते हैं। तो विश्वविद्यालय की परीक्षा में पास होना जरूरी होता है, यहां पास होने का कोई मतलब नहीं है, यहां आपको मेरिट में आना होगा। और इसलिए मेरिट में आने के लिए आपको उसी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब यहां सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं व्हाट इज द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ आरएस। आरएस की एग्जामिनेशन स्कीम क्या है? तो वर्तमान में आरएस की लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा द्विस्तरीय परीक्षा आयोजित की जाती है।
परीक्षा का जो पहला स्तर है उसको प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है। यह जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है दोस्तों, जो प्रारंभिक परीक्षा है, यह स्क्रीनिंग परीक्षा है, संवीक्षा परीक्षा है। अब इसका मतलब मैं आपको समझा दूं क्या है। एक्चुअली क्या हुआ कि पहले तो एक ही एग्जाम होती थी, परीक्षा का एक ही स्तर होता था, लेकिन धीरे धीरे जब आवेदन करने वालों की संख्या लाखों में पहुंच गई, जैसे आप देखिए कि हर साल राजस्थान में 5-6 लाख बच्चे आरएस की एग्जाम के लिए, प्रीलिम के लिए फॉर्म भरते हैं। अभी आपने देखा आईएएस के लिए, तो आईएएस की प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए लगभग 9 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। हालांकि लगभग 50% बच्चे बैठ पाते हैं, लेकिन अप्लाई तो करते हैं। एग्जामिनेशन की व्यवस्था तो 9 लाख के लिए, या राजस्थान के संदर्भ में जैसे हम देखें, जितने बच्चे उन्होंने फॉर्म भरा उतनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो 1980 में एक रिपोर्ट आई कोठारी कमीशन की। इससे 1980 से पहले केवल एक ही परीक्षा होती थी। 1980 में कोठारी कमीशन ने रिपोर्ट दी और कोठारी कमीशन ने कहा कि चूंकि एग्जामिनीज का नंबर इतना अधिक बढ़ गया है, तो केवल एक परीक्षा, मैनुअल परीक्षा के माध्यम से उनका चयन करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए उन्होंने 2 स्तर की एग्जामिनेशन की सिफारिश की। पहला प्रिलिमिनरी, प्रीलिम्स, और दूसरा मेंस। मेंस में इंटरव्यू भी शामिल है। मेंस में एक रिटन एग्जामिनेशन है और रिटन के बाद इंटरव्यू है। तो जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, ये स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है। स्क्रीनिंग करने के लिए, स्क्रीन करना, चयन करना, छांटना, अर्थात जैसे एक पूरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे 1000 वैकेंसी है, सब मिलाकर, उसमें आरएस भी है, उसमें आरपीएस भी है, उसमें अकाउंट्स भी हैं, उसमें सेल टैक्स भी है, उसमें कोऑपरेटिव्स भी है, उसमें इंश्योरेंस भी है, उसमें जेल सर्विसेज भी है, और फिर तो एक तो होता है आरएस एंड अलाइड, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट सर्विसेज। तो आरएस एंड अलाइड, इन सब को मिलाकर जैसे 1000 वैकेंसी है। ये जो 1000 वैकेंसी है, अब जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स में 5 लाख लोगों ने अप्लाई किया। 5 लाख लोगों में से जितने बैठे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 भी बैठ सकते हैं, 4 भी बैठ सकते हैं, 3 बैठ सकते हैं। अब प्रीलिम में उतने लोगों को पास किया जाएगा जितनी वैकेंसीज है। 1:15 का रेशो। एक वैकेंसी है तो 15 लोगों को पास किया जाएगा। अब जैसे 1000 वैकेंसी है तो 15,000 लोगों को इसमें पास किया जाएगा प्रीलिम में। अब इसलिए जो इन 5 लाख में से ऊपर के जो 1500 है स्क्रीनिंग में, तो ये इसको कहते हैं छठवीं परीक्षा, कि 5 लाख लोगों में से हमको 15,000 लोग छांटने हैं, शॉर्टलिस्ट करने। तो एक एग्जाम आयोजित की जाती है, इसको हम कहते हैं आरएस प्रीलिम्स। आरएस प्रीलिम्स में अब ये समझ गए ना, आपकी स्कीम ये है कि ये दोनों ही आपको बता दूं। प्रीलिम तो है लगभग, जैसे 1000 वैकेंसी है तो 1:15। इसी तरह से मेंस के, अब ये 15,000 मेंस में बैठेंगे। अब मेंस में से इंटरव्यू के काबिल कितने होंगे, इंटरव्यू में कितने जाएंगे, तो प्रीलिम होने के बाद मेंस की परीक्षा होती है। ये जो है केवल ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होती है। ये केवल मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ये सब आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, और बहुविकल्पीय, अर्थात एक प्रश्न पूछा जाता है, उसके 4 विकल्प होते हैं। इन 4 विकल्पों में से किसी एक को आपको टिक करना है।
अपने आंसर शीट में। तो बुकलेट दी जाती है, उस बुकलेट के साथ आंसर शीट दी जाती है। उस आंसर शीट में आपको किसी एक विकल्प को टिक करना है। तो 15,000 पास हुए। अब 15,000 बैठेंगे मेंस में। ये जो मेंस एग्जाम है ये लिखित परीक्षा होती है। इसमें आपको मैं बता दूं 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न जिनका आपको 15 शब्दों में उत्तर देना होता है, कुछ ऐसे प्रश्न जिनका आपको 50 शब्दों में प्रश्न उत्तर देना होता है, और जो लेटेस्ट है, पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते थे निबंधात्मक बड़े प्रश्न जिनमें उनका पहले 200 शब्दों में उत्तर देना होता था, आजकल उसको 100 शब्दों में कर दिया गया है। तो 3 तरह के प्रश्न, 15 शब्दों में, 50 शब्दों में और 100 शब्दों में।